कश्मीर में जो हालात हैं उनमें सख्ती भी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं, आतंकियों का जड़ से खात्मा करने की कोशिश भी चल रही है और इन सब के साथ ही तैयारी चल रही है इलेक्शन को लेकर भी। अभी का जो ताजा अपडेट है वो जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस नाका पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक आतंकी को मार भी गिराया है। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान जख्मी हो गया। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकी के पास से कई गुप्त दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आतंकी के पास से पिस्टल मिली है, 2 लोडेड मैगजीन मिली हैं। यहां मारे गए आतंकी के पास 2 हैंड ग्रेनेड भी हैं। जिस तरीके से हथियार और गोला बारूद मिले हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं दहशत पैदा करने के इरादे से यह आतंकी यहां पर पहुंचा था। पुलिस की टीम पर हमला किया गया। जवाबी फायरिंग में आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ है। कभी सेना पर निशाना, कभी पुलिस पर निशाना, लगातार रह रहकर आतंकियों के जरिए दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। और जम्मू में जब ये घटनाएं होती हैं तो फिर जो फिक्र है वो कश्मीर के लोगों की भी बढ़ जाती है। ऐसे में कश्मीर में भी अलग अलग जगह सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, जम्मू में अलग अलग जगह ऑपरेशंस चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस पर हुआ है ये हमला। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर सुशील शर्मा हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले आशिक मीर इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। आशिक मीर, सेना के काफिले पर, सेना की टुकड़ियों पर अब तक हमला हो रहा था, पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें कल के इंसिडेंट की, जब 3 आतंकी जो कि बाइक पे सवार थे और रफियाबाद के वस्त्र गांव में इन्होंने पुलिस की एक चौकी पर जो है फायरिंग की, जिसके नतीजे में सेना का जो कैंप है 32 राष्ट्रीय राइफल्स का, वो इस पुलिस पोस्ट से लगभग 100 मीटर दूरी पर है। और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये फायरिंग की आवाज सुनी तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में यहाँ से फायरिंग की और इस नतीजे में एक आतंकी को जो है मौके पर ही ढेर कर दिया गया। और इस मुठभेड़ में है एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ, जिन्हें श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी भी जो है पूरे रफियाबाद के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लगातार इस तरह के टेरर इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं, खासतौर पर जम्मू के इलाकों में। हमने देखा कि बीते कई महीनों से किस तरह से टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं और बीते हफ्ते भी एक इसी तरह उधमपुर में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार पर फायरिंग की गई और उसकी जो है फिलहाल शहादत हुई उस अटैक में। और इस तरह के हमले तब हो रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस तरह की आतंकी घटनाएं जो है काफी ज्यादा बढ़ गई मुझे हैं। बताइए, ये घटनाएं बढ़ गई हैं, हथियार इन आतंकियों के पास से मिले हैं। एक आतंकी जो ढेर हुआ, लोडेड मैगजीन का होना, हैंड ग्रेनेड का होना, बंदूक का होना, इसका मतलब सीधे सीधे से ये है कि दहशत पैदा करने के इरादे से आतंकी यहाँ दाखिल हुए, पुलिस की टीम पर हमला किया। वो तो गनीमत है कि एक जवान जख्मी हुआ है, बस कोई बड़ा नुकसान ऐसा सच नहीं हुआ, बल्कि उधर एक आतंकी ढेर हो गया। कितने की संख्या में ये आतंकी थे? एक मारा गया, अभी कितने बाकी हैं और कहाँ ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, ये रफियाबाद जो कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां पर ये एनकाउंटर जो हम कहेंगे कि कल हुआ। जिस तरह से ये आतंकियों की संख्या जो है 3 बताई जा रही है, जो एक बाइक पर सवार थे और एक ने जो है बाइक रोक कर जो है वो खुद उतरा और उन्होंने पुलिस पोस्ट पर फायरिंग की। और जवाबी कार्रवाई में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने आवाजें सुनी, उन्होंने फायरिंग की यहाँ से और वहीं पर मौके पर ही एक आतंकी को ढेर कर दिया। फिलहाल 2 आतंकियों की तलाश जो है पूरे इलाके में चल रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट भी मिला था कि कुछ आतंकी जो है इस इलाके में काफी टाइम से घूम रहे हैं, जिसको लेकर चौकसी बढ़ती गई थी। आपको बताना ये भी चाहूंगा कि इलेक्शंस के लिए सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट जो है बिल्कुल इसी हाईवे से होनी थी और उस डिप्लॉयमेंट को 500 मीटर दूरी पर ही रोका गया था, क्योंकि ये आतंकी जो है इसी फिराक में थे कि सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर वो हमला करे, क्योंकि इलेक्शन के लिए सीआरपीएफ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की तरफ जा रही थी। ये हाईवे जो है
कुपवारा, जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। और बिल्कुल 500 मीटर दूरी पर इस कॉन्वॉय को जो है रोका गया था, क्योंकि आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है 1-2 घंटे तक चलती रही, जिसमें फिलहाल एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और 2 आतंकियों की तलाश जो है इस इलाके में चल रही है। 2 आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, एक आतंकी ढेर हो गया है, हथियार गोला बारूद उसके पास से मिला है। आशिक, आप रहिएगा मेरे साथ में। मैं कर्नल त्यागी का रुख कर लेती हूँ। कर्नल त्यागी, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं बढ़ रही हैं। कभी सेना को निशाना बनाना, सेना के काफिले पर हमला कर देना, गाड़ी पर हमला कर देना, या फिर पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर देना। आतंकी सीधे तौर पर दहशत पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए घटनाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि 18 सितंबर जैसे अभी आशिक मीर ने भी कहा, इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम पाकिस्तान की जगह होते तो क्या हम ऐसा ना करते? सवाल ये है कि हम बार बार ये कहें कि ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है या आतंकियों ने घात लगा के हमला किया। घात लगा के ना करते तो क्या सामने से आगे करते? तो अब हमें पहली बात तो यह है कि हमें दूसरे पे दोष देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और हमें सोचना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी जो नैरेटिव दिखाए जाते हैं वो होते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो एक पुलिस के सिपाही को घायल हुआ है, एक आतंकी मारा गया, अब ये कई दफा ऐसी इंस्टेंसेस आई हैं कि पुलिस मुखबरी का काम कर रहे थे, पुलिस आतंकियों के साथ थी। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में क्या विचित्र स्थिति है कि वहाँ जो सीआरपीएफ है, जो सीआईएसएफ है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जो वहाँ की फौज है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। जो वहाँ की पुलिस है वो J&K एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती है। ये तीनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। आज तक पिछले 3 महीने में जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रही है, मुझे बता दीजिए, अगर ज्वाइंट ऑपरेशन का कोई रिजल्ट निकला हो। 5-5, 10-10 दिन हमारे आदमी 24 घंटे लगे रहते हैं, रिजल्ट सिफर रहता है। कारण क्या? बड़ा सिंपल है, जटिल समस्याओं के सरल समाधान होते हैं और सरल समाधान ये है कि कमांडर एक होना चाहिए। हाँ। यानी के बजाय जॉइंट ऑपरेशन के इट शुड बी ए यूनिफाइड सिंगल। यानी आप कह रहे हैं कि यूनिटी होनी चाहिए और कई बार जो है मुखबिरी वो अपनी साइड से की जाती है, ऐसे भी लोगों को ढूंढना और पहचानना चाहिए। आप रहिए मेरे साथ में, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां हैं ये बढ़ी हैं। घाटी में आतंकी हमला कैसे और कब सामने आया ये आप जान लीजिए। बारामूला की ये घटना है, इसमें एक आतंकी अब तक ढेर हो गया है, जैसे अभी आशिक मीर ने भी बताया। उसके पास से मिला है एक गुप्त दस्तावेज, बम इसके पास से मिला है, पिस्टल है, 2 लोडेड मैगजीन इसके पास से मिली है और 2 हैंड ग्रेनेड भी इस आतंकी के पास से मिला है। एक आतंकी के पास इतना सामान, तो आप समझिए कि बाकियों के पास क्या होगा। और जैसा अभी आशिक मीर ने कहा, एक आतंकी ढेर हो गया है, 2 ऐसे आतंकी हैं जिन्हें जगह जगह तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस आतंकी के साथियों तक पहुंचने के लिए, जो 2 और साथी जो आतंकी हैं वो छिपे हुए हैं। अब कितना बदला है कश्मीर, ये भी हमें जानना और समझना जरूरी है और इससे भी खार खा रहा है पाकिस्तान। 28 नर्सिंग कॉलेजेस यहाँ पर, 50 जो डिग्री कॉलेज हैं वो यहाँ पर है, 19 पैरामेडिकल कॉलेज है। 5 साल में 31,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। 2019 के बाद अलगाववादी नेताओं की बैठक नहीं हुई है। 2022 में पत्थरबाजी की सिर्फ और सिर्फ 5 घटनाएं सामने आई, जो इससे पहले बेतहाशा होती थी। तो ये जो बदलाव अभी जम्मू कश्मीर में आया है, ये बदलाव रास नहीं आ रहा पाकिस्तान को और इसीलिए रह रहकर ये साजिश हो रही है। पाकिस्तान के हाइब्रिड आतंकी जो कि जम्मू कश्मीर पर निगाह बनाए हुए हैं और लगातार साजिशें कर रहे हैं। हाइब्रिड OGW का मतलब है ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि लगातार गतिविधियों को अंजाम देते हैं, आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों के रहने का, खाने का इंतजाम होता है। इन्हें हम लोकल सपोर्ट के तौर पर भी जानते हैं। OGW का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आम लोगों में रहकर ये आतंकियों की मदद करते हैं और इसलिए भी चैलेंजिंग रहता है। जैसा अभी कर्नल त्यागी सर ने बताया कि ये जो लोग हैं, लोगों के बीच में रहकर मुखबिरी कर देंगे या सादी वर्दी में रहेंगे, आतंकियों से कनेक्शन है या नहीं ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए वक्त वक्त पर मात खा जाते हैं हम और रह रहकर ये हमले हो रहे हैं। तो बजाय कि इस पर बात करने के पाकिस्तान साजिश रच रहा है, हमें क्या करना चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में,
हो सकता है कश्मीर में घटनाएं पहले के मुकाबले कम हो गई हो, जम्मू में घटनाएं बढ़ गई हो, लेकिन कुल मिलाकर तो जम्मू कश्मीर में दहशत पैदा करने के इरादे से ये जो कोशिशें हैं, ये जो साजिशें हैं, ये लगातार हो रही हैं। रुकेंगी कैसे? लोकल सपोर्ट भी यहाँ पर निकलकर सामने आता है, जिन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार इधर पिछले कुछ समय से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमें किसी भी समस्या का हल करने के लिए पहले उसका एक कारण ढूंढना होता है। तो इस समय अपेरेंट जो रीजन समझ में आ रहा है, जो जम्मू कश्मीर में होने वाले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को डिस्टेबलाइज करने की मंशा आतंकवादियों की है। और ये आतंकवादी जिनको लोकल सपोर्ट मिला हुआ है, उनको फंडिंग और आर्म्स कहाँ से आ रहा है, वो मेरा मानना है कि जो पुराना भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, और पीछे से चाइना भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो और ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद अगर हमें यहाँ सरकार, स्टेट मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट हमें स्थापित करनी है, तो उसके लिए चुनाव एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। तो पूरी दुनिया को ये आतंकवादी ये जताना चाहते हैं कि भारत में एस्टैब्लिश गवर्नमेंट नहीं हो सकती थ्रू इलेक्शंस। तो इस इलेक्शंस को कंडक्ट होने से रोकने के लिए और मतदाताओं में डर डालने के लिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा देश इस समय बड़े सुरक्षित हाथों में है। NSA डोभाल, जिनका की ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो कहीं भी किसी भी तरह की बहुत बड़ी समस्या को हल कर देते हैं। दूसरी बात, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन लोगों ने सेना को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को और होम मिनिस्ट्री को, जो तीनों नाम होम मिनिस्टर हमारे माननीय अमित शाह जी हैं, ये तीनों नाम ऐसे हैं जो आतंकवादियों में डर की सिहरन पैदा करने के लिए काफी हैं। लेकिन फिर भी अब ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? वो सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं कि एक तो जम्मू कश्मीर में विपक्ष नहीं चाहता कि चुनाव हो, क्योंकि परिसीमन दोबारा से हुआ है, और परिसीमन होने के बाद ज्यादा संभावनाएं इस बात की हैं कि वहां का मतदाता खुलकर निकलकर सामने आएगा और वो अपनी मर्जी से उस सरकार को चुनेगा जो घाटी में दहशतगर्दों को मार भगाकर घाटी का विकास करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, पिछले 70 सालों में घाटी को हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ का विशेष पैकेज तो दिया गया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखा। और सिर्फ दिखा तो क्या कि वहां के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, नेताओं के प्रॉपर्टी विदेशों में बढ़ गई है, आम जनमानस को कुछ नहीं मिला। तो उसी तरह का जो आतंक का साम्राज्य लोग कायम रखना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि अब जो घटनाएं हो रही है, छुटपुट घटनाएं तो हैं, और हमारे जवानों की इसमें जो शहादत है, ये बड़े दर्द का विषय है क्या। लेकिन एक आतंकवाद, एक हमारे जवान की शहादत के पीछे भारत सरकार का जो निर्णय है कि 100 आतंकवादियों को ढूंढ कर मारेंगे, उनके बिलों में लेकिन ऐसे असल में होगा कब, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ माना कि आतंकी ढेर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नुकसान हमारी सेना का भी होता है, हमारे जवानों का भी होता है, और लोगों में दहशत भी बहुत है। अच्छा, आप रहिए मेरे साथ में, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट में जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए। ये हमारा नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भले हमारा सैनिक शहीद हो जाए, अपनी शहादत दे दे देश के लिए, लेकिन सिविलियंस को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अगर हम और देशों की तरह ये मानकर चले कि हमें सैनिकों को नेस्तनाबूद करना है, जैसे रशिया में एक बार हुआ था, और सिविलियन की भले जान चली जाए लेकिन हम आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो ये ऑपरेशन बहुत लंबे चलने वाले नहीं है। लेकिन भारत सरकार की प्रायोरिटी है कि किसी भी सिविलियन को खरोच ना आए, और इसके लिए ही हमारे जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, ताकि सिविलियंस को हम बचा सकें। और ये भारतीय सेना का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, कुछ डेटा भी मेरे, आपने जो कहा कि सिविलियंस को बचाना प्राथमिकता रहती है, बिल्कुल सेना का पूरा सम्मान है। हमारी जो फोर्स है वो 24 घंटे 7 दिन मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करती है, लेकिन रह रहकर ये घटनाएं फिर भी बढ़ती हैं। आतंकी घात लगाकर रहते हैं, उनका सफाया जरूरी है, लोकल सपोर्ट का सफाया जरूरी है। और जो डेटा मैं जिक्र कर रही हूँ, 4 महीने में जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों की शहादत भी हुई है, और किस तरीके से 4 महीने के भीतर 20 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, और 4 महीने के भीतर 83 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में सामने आई हैं। 14 सिविलियंस हमारे ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है अलग अलग इन घटनाओं में, और 33 कुल आतंकी हैं जो अलग अलग घटनाओं में ढेर कर दिए गए हैं।
सेना का बलिदान किसी भी तरीके से व्यर्थ ना जाए। अब जो बाकी साथी जवान हैं वो आतंकियों से बदला लेने के लिए और उनके खात्मे के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। पिछले कुछ दिन की ये तस्वीर है, कब कब आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। और ये जो मुठभेड़ होती है ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में होती है। जम्मू कश्मीर में टेरर क्लीन के दौरान ये ऑपरेशंस चल रहे हैं। 24 अगस्त यानी कि कल का दिन आप देखिए जहां पर मुठभेड़ सामने आई सोपोर में, और यहां अनंतनाग जम्मू कश्मीर जहां पर ऑपरेशन चला 10 अगस्त को। फिर ये 14 अगस्त की तस्वीरें नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, यहां भी सेना ने मोर्चा संभाला पटनी टॉप में, जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में, जहां पर आतंकियों ने कोशिश की लेकिन सुरक्षा बलों ने फिर से उन्हें खदेड़ने की और मारने की के लिए कदम आगे बढ़ाए। उधमपुर आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर, और उधमपुर तो ऐसी जगह है जहां पर रह रहकर ये घटनाएं पिछले कुछ दिन में बढ़ी हैं, लेकिन यहां भी 12 अगस्त को ये बड़ा ऑपरेशन चला। और कल भी इनफैक्ट उधमपुर से खबर सामने आई थी। रह रहकर इन कोशिशों का बढ़ना किस तरफ इशारा है और कैसे इनका खात्मा हो सकता है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ इलेक्शंस को लेकर तैयारियां हो रही हैं, आम लोग उत्साहित हो रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम का कि कब वो अपने मनपसंद नेता के नाम पर वोट दें और उनकी सहूलियत के हिसाब से सरकार बने, जिसे वो चाहते हैं उसे वो सत्ता में लाएं। लेकिन दूसरी तरफ आतंकी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, दहशत पैदा करने के इरादे से अलग अलग घटनाएं भी बढ़ी हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट चुनावों में नतीजे आए हैं, वो वजह है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करे। आप देखिए कि वो इलाके जहां पर कभी वोटिंग नहीं हुई वहां 55% वोटिंग हो जाती है। वो लोग जिन्होंने पिछले 60 सालों से, कई सालों से वोटिंग ही नहीं की, जिन्होंने आज तक अभी कोई भी पोलिंग सेंटर का दरवाजा नहीं देखा था, वो लोग वोट डालने के लिए गए। तो वो वजह है कि पाकिस्तान अब बौखला गया है। और इसी वजह से आप देखें तो लगातार प्रयास पाकिस्तान की तरफ से ये कि कहीं विधानसभा में भी इस तरह से वोटिंग हो गई तो पाकिस्तान का जो लगातार एक एजेंडा रहता था, पाकिस्तान की कोशिश रहती थी भारत को बदनाम करने की, जम्मू कश्मीर के बारे में बुरा भला कहने की, वो सब खत्म हो जाएगा। और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पे आतंकियों को यहाँ पर भेजा गया है। तो सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी 150 के करीब आतंकी सरहद पर बैठे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे हुए हैं, जिनको घुसपैठ करा के जम्मू कश्मीर में दाखिल करना है। मगर जब तक सुरक्षा बल यहाँ पर हैं, जब तक भारत सेना यहाँ पर है, भारतीय सेना, तब तक किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम नहीं हो पाएंगे। और जैसे कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। और चुनावों के लिए खासतौर पे इलेक्शन कमिश्नर ने खुद बोला है, मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने, कि दुश्मन की नजर जो है वो खराब है, नीयत खराब है, और दुश्मन कोशिश कर सकता है कि चुनावों में खलल डाला जाए, मगर जम्मू कश्मीर के लोग वोट के जरिए चोट करेंगे दुश्मन पर, और उसे समझ आएगा कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। और इस शांति को बरकरार रखने के लिए सुरक्षा बलों के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों के एडिशनल ट्रुप्स जो हैं, जो टुकड़ियां हैं, वो यहाँ पे भेजी गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी टेरर यूनिट का गठन किया गया है। और तमाम वो इलाके दूर दूर दराज के थे, चाहे वो कठुआ है, डोडा है, किश्तवाड़ है, उधमपुर है, या फिर राजौरी, पुंछ और रियासी रामबन का इलाका है, वहां पर जंगलों के इलाकों में इसी तरह से एंटी टेरर यूनिट को बिठा दिया गया है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। अब जिस तरीके से आतंकी रह रहकर कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी देर पहले जो डेटा भी हमने शेयर किया, कर्नल टीपी त्यागी, हमने डेटा शेयर किया कि किस तरीके से वहां पर कॉलेजेस की संख्या, मेडिकल कॉलेज की संख्या, पैरामेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी, और कैसे पत्थरबाजी की घटना ना के बराबर सामने आए। ये सभी बातें जी तो जलाती होंगी ना पाकिस्तान का। और जिसका जिक्र अभी अजय जांडियाल ने किया, लोकसभा इलेक्शंस में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, और अब आ रही है विधानसभा इलेक्शंस की, ये बातें मिर्ची तो लगा रही होंगी ना पाकिस्तान को। हाँ, बिल्कुल लगा रही होंगी, मगर इसमें अगर पाकिस्तान की जगह कोई दूसरा देश होता इन्हीं हालात में तो उसको भी मिर्ची लगती। और ये कहना कि हमने फौज बढ़ा दी, हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, हमने वहाँ पे विकास कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये मामला अगर विकास का होता तो विकास के आधार पर सॉल्व हो गया होता। ये मामला धर्म का है, वहां से जो लड़ाई होती है वो धर्म के आधार पर लड़ाई होती है। अब उसे रोकने के लिए हम बार बार जब ये कहते हैं
कि हम एक भी आदमी को फौज को शहीद नहीं होने देंगे, मगर अभी आपने आंकड़ा दिया कि अगर 34 हमारी तरफ मारे गए तो 35 की तरफ मारे गए, यानी कि करीब करीब बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोच के देखो, जब पहली दफे श्रद्धालुओं वाली बस के ऊपर अभी 3 महीने पहले अटैक हुआ था तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक आदमी को 6,000 रुपए देकर अपने लोकेशन वगैरह ले ली। एक दूसरी घटना के अंदर एक बेडरूम के नीचे बाकायदा एक बंकर मिला जिसमें आतंकी छुपते थे। एक तीसरी घटना के अंदर एक लोकल गाइड ने कुछ रुपए लेके बता दिया, यानी कि बगैर ओवरग्राउंड वर्कर या बगैर स्लीपिंग सेल के मजाल है कि कोई आतंकी 2 हो या 200 हो इस 144 करोड़ के हिंदुस्तान की जम्मू एंड कश्मीर की सेना में घुसाए, और वो भी वहां जहां आतंकी सैकड़ों में भी नहीं, दहाइयों में, और वहां पे हमारी फौज लाखों में। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब स्लीपिंग सेल उनको कर रहे हैं मदद, और स्लीपिंग सेल के ऊपर दोष देना बेकार है, क्योंकि स्लीपिंग सेल का मनोबल कौन बढ़ा रहा है? जड़ कौन है? वो जड़ है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। अब पॉलिटिकल पैट्रोनेज मैं आपको बोलता हूँ, क्या ऐसा नेता जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है जिसने ये कहा कि सेना आतंकियों से मिली हुई है, जिसने ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहन रखी, जिसने ये कहा कि अगर चाइना की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो अच्छा है। अब मुझे बताइए कि इतना कहने वाला नेता की वजह से इन स्लीपिंग सेल का मनोबल बढ़ता है, सेना का कम होता है। और ऊपर से ऐसे भी नेता हैं जो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हिंदुस्तान की सेना पीट के आ गई, यही शब्द है। अब मुझे ये बात बताइए कि ये अगर हिंदुस्तान में हो रहा है तो हम कैसे कर लें? हम कैसे आतंकियों को मार लें? हमारे हाथ पीछे बांध दिए जाए, हमारा मोरल डाउन कर दिया जाए, और फिर कहे कि लड़े। भाई साहब रुकिए जरा, सुनिए मेरी बात को। मुझे जो बीच वाले आदमी है इन्हीं से ही कहना चाहता हूँ, जो कहने लगते हैं नहीं अच्छा है, इधर का भी है उधर का भी है, ये भी देखो वो भी देखो। अरे लड़ाई हौसले से लड़ी जाती है, हौसला आपने फौज का कम कर रखा है। ऐसा आदमी खुला घूम रहा है जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया, जिसका नाम है फारूक अब्दुल्ला, और वो ये कह रहा है कि वो ये जो 370 है इसे हटा दो, 35 को हटा दो, सेना को। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, अब तो इलेक्शंस में मौका मिल रहा है लोगों को, अब तो सीधे सीधे मौका मिलेगा कि कौन सी पार्टी का समर्थन करना है, कौन सी का नहीं, किस कैंडिडेट पर भरोसा दिखाना है, किस पर नहीं। लड़ने की इजाजत नहीं क्यों दी गई? हाँ। इलेक्शन लड़ने की इजाजत क्यों दी गई? लोकतंत्र ये आजादी देता है ना कर्नल त्यागी। जेल में बैठे हुए जो कैदी हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, आप ये देखते हैं, ये अलग अलग स्टेट। सुनिए, वो तो लड़ते हैं। मैं एक बात अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। मेरा ये कहना है कि माफ करना और सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता 0 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ सवाल नहीं उठता। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए जो कि वक्त की जरूरत है। डॉक्टर सुशील शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कर्नल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो वहाँ के लोकल लीडर्स इस बात को कह रहे हैं कि अगर झंडा वहां पर फहराया जाएगा तो कयामत आ जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा, भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, चीन की सेना को यहाँ आ जाना चाहिए, इस तरह के जो बड़े गैर जिम्मेदाराना और रादर नॉट ओनली गैर जिम्मेदाराना, ये देशद्रोह को अमाउंट करते हैं, ये देशद्रोह के बराबर आते हैं। रचना जी, तो कर्नल साहब का दर्द आप समझ सकते हैं कि भाई आपके पास सेना है, विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है, आपके पास जवान है जो देश के ऊपर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन जो लोकल लीडर जो इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, देशद्रोही के बयान दे रहे हैं, नए कानून के अनुसार ये देशद्रोह में आता है और इसमें बहुत बड़ी सजा का प्रावधान है। तो उन सब के होते हुए हम कोई एक फौजी अफसर अपने जवान को मरता हुआ नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात है। जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो जो साथी जवान होते हैं वो और ज्यादा ताकत के साथ अपने दुश्मन को ढेर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अजय जांडियाल, बहुत शॉर्ट में आप कहिएगा जो अभी के हालात हैं, और जैसा हमारे दोनों पैनलिस्ट ने अपनी राय रखी भी है, अब तो सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है ना, 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा जब वोट से चोट की जाएगी। देखिए, राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इस तरह की बयानबाजियां पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे,
और कानून उनको इस चीज की इजाजत दे देता है। जब तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होती तो सलाखों के पीछे किसी को डाला नहीं जा सकता। मगर ये जरूर है कि इस तरह की बयानबाजियां वो लोग करें जो ऐसी चेयर्स पर बैठ चुके हों, केंद्रीय मंत्री रह चुके हों, मुख्यमंत्री रह चुके हों, तो यकीनन सवाल उठते हैं। और वाजिब सी बात है, सेना जो कि उनकी सुरक्षा के लिए भी खड़ी है और लोगों की सुरक्षा के लिए भी खड़ी है, तो उनको असर पड़ता है। मगर जब चुनावों में वक्त आता है तो फिर देखना होगा कि चुनावों में जो लोगों को सबसे बड़ा हक दिया गया है डेमोक्रेसी में कि वो किसको चुने और किसको ना चुने, वो किसको चुनते हैं और वही नेता बनेगा, वही कल को कानून साजा असेंबली में बैठेगा। तो वो चीजें देखनी होगी। मगर ये जरूर है कि सेना के मनोबल को और सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाए रखना और उनको बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो देखा है वो शायद कि देश में किसी बाकी हिस्से में ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसीलिए हम कह रहे हैं 10 साल के लेखा जोखा जो मोदी सरकार कर रहा है उसे अब लोग जहन में भी रखेंगे, दिल दिमाग में रखते हुए, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टैंड रहे हैं, जो वक्तव्य रहे हैं, वो भी जहन में रहेंगे और फिर सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आतंकी घटनाएं भी एक बड़ा चैलेंज है जिनसे निपट रहे हैं हमारे सेना के जवान और पुलिस की टीम। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, कर्नल त्यागी, डॉक्टर शर्मा और अजय।